नमस्कार। आज हम एक बेहद ख़ास और समसामयिक विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में उपस्थित हैं। आज का हमारा विषय है राष्ट्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण। दर्शकों, किसी भी देश का विकास वहाँ के आर्थिक विकास नहीं बल्कि वहाँ के लोगों की भागीदारी पर निर्भर करता है। और जब बात आती है एक महिला की, तो उसका सशक्त होना उसके स्वयं के लिए ही नहीं बल्कि उस राष्ट्र की दशा और दिशा दोनों को प्रभावित करता है। आज इसी विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंप्रेषण विभाग के आचार्य बाला लखेंद्र सर। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि राष्ट्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण एक दूसरे के पूरक कैसे हैं? देखिए, जब हम राष्ट्रीय विकास की बात करते हैं किसी भी राष्ट्र के लिए, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, राष्ट्र समाज से बनता है जी। समाज परिवार से बनता है। और अगर परिवार को आप देखें तो परिवार में निश्चित रूप से पुरुष और स्त्री एक रथ के या एक वाहन के दो पहिए हैं। अगर दोनों ही पहिया समृद्ध नहीं होगा, सशक्त नहीं होगा, और तब अब यात्रा पूरी नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए वहाँ की जो महिलाएं हैं, जो मातृशक्ति है, जो बहनें हैं, जो बेटियां हैं, उनका सशक्त होना, उनका समृद्ध होना बहुत ही आवश्यक है। राष्ट्रीय विकास को जब हम देखते हैं तो एक संकल्पना हमारे सामने आता है। अगर आप भारत की बात करें, भारत का जो राष्ट्रीय विकास है, जब हम स्वतंत्र हुए 15 अगस्त 1947 को जी। उस समय हमारे सामने जो लक्ष्य था, हमारे सामने जो दिशाएं थी, हमारे सामने जो चुनौतियां थी, उसको समृद्ध करने के लिए, उसकी समस्या के समाधान के लिए हमने स्त्री को और पुरुषों को दोनों को साथ में लिया और फिर हमने ये यात्रा शुरू की। और आज़ादी के इतने वर्ष बाद यदि आप भारत को देखेंगे तो भारत का जिस गति से विकास हुआ है, जिस तरीके से विकास हुआ है, उसे हम एक निश्चित रूप से राष्ट्रीय विकास के रूप में देखते हैं। जी सर, आपके हिसाब से महिला को सशक्त कैसे कर सकते हैं हम? क्या किया जाए इसके लिए? देखिए, महिला सशक्तिकरण की जब बात आती है तो कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं, जैसे समान अधिकार जी, समान अवसर जी, उनके अपने जीवन में निर्भरता, वो अपने जीवन में जो निर्णय लेने की क्षमता जी, उसके अलावा जो एक सत्ता में जो उनकी भागीदारी है, समाज में जो उसकी भागीदारी है, परिवार में जो उनकी भागीदारी है, ये सुनिश्चित करना। जी। जब महिला सशक्तिकरण वर्ष पूरे भारतवर्ष में मनाया गया और दुनिया भर में मनाया गया, अंतर्राष्ट्रीय सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण, तो एक प्रश्न अक्सर लोग कहते थे कि महिला सशक्तिकरण माने महिला को सशक्त आप किस रूप में देखते हैं? जी जी। तो जैसा कि हमने कहा कि यदि महिला को समान अधिकार है, जैसे आज़ादी के मिलने के तुरंत बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ, हमने महिलाओं को समान अधिकार दिया, वोटिंग का अधिकार जी। जो कि अमेरिका जैसे देशों में बहुत बाद में मिला उनको। अच्छा। तो ये समान अधिकार, अवसर की समानता, अवसर यदि हमें नौकरी करने की आवश्यकता है तो वो बेटियों को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए जितना बेटे को मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। जो शिक्षा का अवसर है, शिक्षा की समानता है। इसके बाद जो उनको जीवन जीने की जो समानता है, नौकरी करने की समानता है, अगर वो व्यवसाय कर रही हैं उसकी जो समानता है, अगर ये है किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, तो हम समझते हैं कि वहाँ की महिलाएं सशक्त हो रही हैं, वहाँ की महिलाएं समृद्ध हो रही हैं और उनका सीधा सीधा संबंध राष्ट्रीय विकास से है। क्योंकि जब महिलाएं समृद्ध तो हमारे देश में साक्षरता, जैसे कि आपने कहा, तो किसी भी महिला की समृद्धि के लिए, उनके संवर्धन के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए शिक्षा का एक महत्वपूर्ण साक्षर होना, सिर्फ साक्षर ही नहीं, शिक्षा के क्षेत्र में उनको आगे आने की आवश्यकता है। अगर उस समय लिटरेसी रेट की बात करें, साक्षरता दर की बात करें, तो उस समय भारतवर्ष में जो साक्षरता दर सामान्य रूप से पूरे स्त्री पुरुष को मिला के लगभग 12% के करीब, लेकिन महिलाओं का साक्षरता दर बहुत कम था। आज जब हम महिला साक्षरता दर की बात करते हैं तो हम पाते हैं कि लगभग आज हमारे यहाँ 74.6, आप 75 मान सकते हैं। पहले से तो बढ़ी है सर, काफी। पहले बढ़ी नहीं, आज हमारी महिलाएं 75% महिलाएं शिक्षित हैं,
पढ़ी लिखी हैं। हाँ, ये अलग बात है कि पुरुषों की तुलना में जो हमारा पुरुष साक्षरता दर है भारत में 87.5 है, तो लगभग 12% का अंतर है। लेकिन हमने बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर वो किया है। और आज पूरे देश में जो अगर आप देखेंगे, जो विश्वविद्यालय खुले हैं, महाविद्यालय खुले हैं, विद्यालय खुले हैं, उनको समान अवसर दिए जा रहे हैं, समान उनको मौका दिया जा रहा है। तो ये बहुत आवश्यक है कि अवसर की समानता हो। नंबर एक, जॉब में जो नौकरियां हैं उसमें उनको समानता मिले, जो हमारे जुडिशियरी है जो उसमें समानता मिले, जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, उसमें समानता मिले। अभी जैसा कि आपने कहा कि 90 के दशक से बहुत सारी चीज़ें बदली हैं। निश्चित रूप से अगर आप देखें भारतीय प्रशासनिक सेवा जो एक महत्वपूर्ण हमारे यहाँ एक संवर्ग है, वहाँ पर बेटियाँ बहुत बड़ी संख्या में आ रही हैं। अभी जो टॉप 25 है उसमें से बेटियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। तो हमारी बेटियां समृद्ध हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, महिलाएं समृद्ध हो रही हैं, सशक्त हो रही हैं, जिससे निश्चित रूप से जो राष्ट्रीय विकास का दर है, हम जो राष्ट्रीय विकास की गति है वो बढ़ी है और उसमें महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। सर, आपको लगता है कि इसमें किसी भी तरह का, जैसे अभी हमारा एक अधिनियम पारित नहीं हुआ, तो ऐसी कोई आवश्यकता है? नहीं, एक तो पहले बता दूं कि अधिनियम को लेकर जो कंफ्यूजन है, महिला सशक्तिकरण के नाते जब ये संसद में बात उठी 33% आरक्षण देने की, तो वो तो दे दिया गया है जी। अभी जो कंफ्यूजन हो रहा है लोगों में, आपको लगता है कि उसकी आवश्यकता है अभी भी? नहीं, आवश्यकता तो है ही। देखिए, जैसा कि हमने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं, प्रशासनिक क्षेत्र में हमारी बेटियां आगे बढ़ी हैं, आईएएस बन रही हैं, लेकिन अभी भी आईपीएस बहुत कम महिलाएं हैं जी। बेटियां आईपीएस नहीं है। जुडिशरी में यदि देखें, जुडिशरी में महिलाओं की संख्या बहुत कम है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हाई कोर्ट की बात करें, या फिर आप जो स्टेट में हमारे जो जिला सत्र की बात करें, आप देखिए पूरे भारतवर्ष में बेटियों की संख्या बहुत कम है, हमारी बेटियां नहीं है। तो निश्चित रूप से उनको प्रमोट करना है, उनको आगे लाना है, तभी हमारी बेटियां जुडिशरी में आएंगे। रही बात, जैसे कि आपने कहा कि पार्लियामेंट में जो आप 33% आरक्षण की बात कर रही हैं, वो आवश्यकता इसलिए है कि आज भी वो जो महिलाएं जिनको कि मेन स्ट्रीम में आ जाना चाहिए था, संसद भवन में आ जाना चाहिए। आज देखिए आज कितना है, आज 11 से 12% है। हमारी जो महिला सहभागिता सिर्फ 12% है। भारत सरकार ने एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा करके पंचायती राज की घोषणा हुई। पंचायती राज में महिलाओं को आरक्षित किया गया सीट, वो आगे आई, लेकिन आज भी वो महिलाएं स्वयं का निर्णय नहीं ले पाती हैं। और आप एक टर्म अभी बहुत पूरे देश में चल रहा है लगभग, खासतौर से उत्तर भारत और इस क्षेत्र में, प्रधानपति जी। ये क्यों हो रहा है? क्यों नहीं महिला अपने स्वयं के निर्णय ले रही हैं? क्योंकि शिक्षा नहीं है, शिक्षा की कमी है, और वो उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि शिक्षा नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, इसीलिए वो। तो आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए ही हम भारत सरकार ने बहुत सारी योजनाएं लागू की है, और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने बेटियों को मौका देने का काम किया। अभी अब देखिए, अगर आप देखेंगे उच्च शिक्षण संस्थानों में, तो जो हमारे उच्च शिक्षण संस्थान में जो महिला कुलपति हैं उनकी संख्या बहुत कम है। पूरे देश में लगभग 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं। 1000 से ज्यादा विश्वविद्यालय होने के बावजूद वहां पे 11 से 12% महिलाएं ही आज कुलपति हैं। क्यों? क्योंकि उनकी जो शिक्षा है वो उस तरह से नहीं हुई, उनको उस तरह का मौका नहीं दिया गया, और जब तक आप मौका नहीं देंगे वो आगे नहीं बढ़ेंगे। अभी आप संसद की बात कर रही थी कि 33% आरक्षण क्यों आवश्यक है। वो इसलिए आवश्यक है, कम से कम इतने होने के बाद वो संसद पहुंचेंगी। बिल्कुल, हमने आपको एक प्रधानपति की बात भी की, तो प्रधानपतियों का एक जो दौर था से 1 दशक पहले की बात करें, तो वो चीजें अब बदल रही है। आज महिलाएं स्वयं निर्णय ले रही हैं, बहुत सारी परिवर्तन आप देखेंगे कि जो पहले हो रहा था अब चीजें बदल रही हैं। तो इसलिए अगर किसी भी राष्ट्र का विकास करना है तो वहाँ की बेटियों को, वहाँ की जो महिलाएं हैं उनको साक्षर करना होगा, उनको समृद्ध करना होगा, उनको सशक्त करना होगा। सर, लेकिन अभी भी जो मैं देख पा रही हूँ कि हर घर में ये होता है कि अगर किसी को 1 या 2 बेटियां हो गई तो उनको लगता है कि उनका वंश आगे कैसे चलेगा। तो ये बिल्कुल आपका ये सही प्रश्न। ऐसे में सर, अगर लड़कियां हैं उनके घर में 1, 2 या 3 हो जाती हैं, तो वो लड़के की चाह में एक तो और आगे चले जाते हैं, और नहीं जाते तो उनको ये लगता है कि शायद उनका वंश अब आगे नहीं जाएगा।
ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि हमारे देश में बहुत सारे उदाहरण हैं जो पिछले दशक में कई ऐसी बेटियां हैं जिन्होंने अपने पिता को मुखाग्नि दी है। जी। वो आती हैं। वो होता क्या था कि पहले जो हमारा सामाजिक ताना बाना था उसमें ये था कि मुखाग्नि देने के लिए लोगों को लगता था कि जब तक बेटा मुखाग्नि नहीं देगा हमें मुक्ति नहीं मिलेगी। लेकिन वो चीज़ें बदल रही है। आज बेटियां आईएएस बन रही है, आईपीएस बन रही है, दुनिया भर के क्षेत्रों में आगे आ रही हैं। फुल अपॉर्चुनिटीज दीजिए, उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। और हमारे सरकार ने भी कहा है पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, और जब है पढ़ेगी बेटी बढ़ेगी बेटी, और जब बढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश। और राष्ट्रीय विकास की अगर हम संकल्पना करें तो निश्चित रूप से बेटा और बेटी में अंतर किए बिना बेटियों को समृद्ध करना होगा और महिलाओं को समृद्ध करना होगा, और तभी हम एक बेहतर राष्ट्र, एक बेहतर समाज की संकल्पना कर सकते हैं। सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और राष्ट्रीय विकास और महिला सशक्तिकरण पर हमें इतनी अच्छी जानकारी हमसे आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।